गुड मॉर्निंग। तो विलयन चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था द्रव्य द्रव्य का विलयन, और उसमें हमने एक नियम पढ़ा था राल्ट का नियम। राल्ट का नियम ये कहता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें कि दो द्रव्य होंगे और दोनों ही वाष्पशील होंगे, तो उस विलयन में हर एक अवयव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके खुद के मोल प्रभास के समानुपाती होगा, वो मोल प्रभास जो विलयन में उपस्थित है। तो हमने लास्ट में एक फॉर्मूला देखा था, ये P टोटल बराबर P01 प्लस P2 माइनस P1 नॉट x2। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो पहला वाला फॉर्मूला था P टोटल, उसको भी लिख लेता हूँ। उसमें ये था P1 नॉट x1 प्लस P नॉट 2 x2, ठीक है। इसका एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें दो लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। जनरली ग्राफ में हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें दो लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अवयव कितने हैं, दो, और दोनों अवयव के मोल प्रभास में अंतर आने से आंशिक दाब में कैसे परिवर्तन आएगा हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं जो पहला वाला अवयव है 1, उसका मोल अंश कितना है बच्चे, 1। तो दूसरा वाला जो होगा अवयव उसका मोल अंश 0 होगा। इस पॉइंट पे शुरुआत जहाँ से हम ग्राफ की करते हैं वहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी है। इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहला वाला जो अवयव है 1 जिसको नाम दिया है उसका मोल अंश कितना है, 1। तो दूसरे वाले का 0 ही होगा क्योंकि मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है। ऐसे ही आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर 1 वाला बच्चा आपका 0 हो जाएगा। इधर से इधर जब आप बढ़ोगे तो आपका x2 बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक आते आते x1 आपका कितना हो जाएगा, 0, x2 कितना हो जाएगा, 1। इधर की तरफ जब आप आओगे तो आपका क्या बढ़ेगा, x1। इसीलिए यहाँ तक आते आते आपका x1 मैक्सिमम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है, और x2 यहाँ पे 0 हो गया। बीच में यहाँ पर दोनों उपस्थित होंगे, x2 भी और x1 भी। अब इसका मतलब इस वाले लाइन पे हम क्या बता रहे हैं, मोल अंश। क्या दिखा रहे हैं, मोल अंश। तो इस लाइन पे क्या दिखाएंगे और इस लाइन पे, इस पे दिखाएंगे बच्चे हम आंशिक दाब। क्या दिखाएंगे, आंशिक दाब, जिसको हम किससे दिखाते हैं, P से। इधर भी लिख लेते हैं आंशिक दाब। अब आप समझो इस चीज को। जब यहाँ पे x1 कितना है आपका, 1, ठीक है, x1 कितना है, 1। आप इसी चीज में देख लो, जब आपका x1 1 होगा और ये कितना होगा, जाहिर सी बात है इस जगह पे x2 कितना है आपका, 0। तो ये तो पूरा हट ही गया, और इसके हटते ही ये भी 1 हो गया। तो P टोटल किसके बराबर आ गया, P1 नॉट के। मतलब इस समय जो भी कुल प्रेशर होगा वो P1 नॉट के इक्वल होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और वो सिर्फ P1 नॉट का। तो एक अवयव का ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो होगा, मैक्सिमम प्रेशर, अधिकतम प्रेशर, वो हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए वो इतना है इस जगह पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे P1 नॉट दिखा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही इस जगह पे x2 आपका कितना है, 1। इसका मतलब x2 अगर मैं 1 रखूंगा और इसको तब 0 रखूंगा तो ये पूरा हट जाएगा। तब आपका P टोटल P नॉट 2 के बराबर होगा। उसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे P नॉट 2। मतलब जब आपका मोल अंश 2 वाला अधिकतम 1 है तो उस समय x1 कितना होगा, 0। तो जब आपका मोल अंश 2 दूसरे वाले अवयव का 1 है तो पूरा का पूरा जो आंशिक दाब होगा वो सेकंड वाले की वजह से होगा। यहाँ पे 2 वाला 0 है, 1 वाला 1 है, मतलब इस जगह पे, इस लाइन पे जो आंशिक दाब होगा वो सिर्फ 1 की वजह से होगा, यहाँ पे दूसरे की वजह से होगा। अब एक चीज और देखो आप, यहाँ पे मैंने P1 नॉट को ऊपर की तरफ दिखाया, P नॉट 2 को नीचे की तरफ दिखाया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो पहला वाला अवयव है वो ज़्यादा वाष्पशील है, मतलब उसका ज़्यादा प्रेशर बनता है
उसके ज़्यादा भाप बनते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको आप ऊपर दिखा सकते हो। तो आपको बताना होगा, राइट साइड में लिखना होगा कि आपने क्या माना है। जैसे मैं दिखा रहा हूं कि एक वाले अवयव का जो वाष्प दाब है, आंशिक दाब, वो ज्यादा है दो वाले से, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कि वन अवयव अधिक वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है। अगर आप उल्टा करते हो, इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको ऊपर करके दिखाओगे, तब आप लिखोगे बच्चे कि दो वाला अवयव अधिक वाष्पशील है एक से। मैं लिखूंगा एक अवयव अधिक वाष्पशील है दो से, ठीक है, दूसरे वाले अवयव से। ये चीज हम बताते हैं एग्जामिनर को कि हमने कौन सी चीज को अधिक वाष्पशील माना है, ठीक है। तो आपने देखा, दोबारा से समझ लेते हैं। दो लाइनें ड्रॉ करनी है, दोनों पे आंशिक दाब, नीचे पे हम मोल अंश दिखा रहे हैं। यहाँ पे वन वाले को वन दिखाओगे तो टू वाला जीरो रहेगा, यहाँ पे वन वाला जीरो हो जाएगा दूसरे कॉर्नर पे, तो टू वाला वन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ के दिखाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी रेखा, ठीक है, और ये इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इनके टॉप पॉइंट को जोड़ोगे, तो ये जो है ये पी टोटल बताता है, पी टोटल या पी कुल, जो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के। ये वाली लाइन क्या बता रही है और ये वाली लाइन क्या बता रही है, आप देखो, ये किसके साथ जुड़ा है हुआ है, वन के साथ। मतलब जब आप इधर की तरफ आ रहे हो तो एक का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये वन के लिए है। तो ये P1 कितना होगा, P1 नॉट x1। ये लाइन किसके लिए है, टू के लिए, तो P2 बराबर P नॉट टू x2। किसी भी जगह पे मान लो मुझे इस जगह पे कुल प्रेशर निकालना है, इस जगह पे मुझे कुल प्रेशर निकालना है, तो इस जगह पे मैं देख लूंगा कि P1 का कितना प्रेशर है, और इस जगह पे मुझे नीचे की तरफ थोड़ा देखना होगा कि P2 का कितना प्रेशर है। दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो क्या आ जाएगा, P टोटल। तो ये लाइन हमें क्या बता रहा है, कुल प्रेशर वेरिएंट का कितना होगा। ये वाली लाइन P1 के लिए और ये वाली लाइन किसके लिए, P2 के लिए। तो ये रॉल्ट के नियम का एक ग्राफ है जो कि बिल्कुल सिंपल है। एक कॉर्नर पे आपको x1 1 दिखाना है, x2 0 हो जाएगा। दूसरे कॉर्नर पे x1 0 दिखाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते x2 आपका बढ़ रहा है और x1 आपका कम हो रहा है, ठीक है। विलयन में किसकी मात्रा बढ़ रही है, x2 की, और बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गई 1। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि x1 खत्म हो चुका है ही नहीं। इधर की तरफ जब आप आ रहे हो तो x1 की मात्रा बढ़ रही है और x2 की कम हो रही है। यहाँ पर आते आते x2 कितना हो गया 0 और x1 कितना हो गया 1। तो ये ग्राफ है हमारे पास रॉल्ट्स लॉ का। एक फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो बार आप लोग बना के देखोगे, समझ में आ जाएगा। समझना है, इसे रटना नहीं है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है ये y1 और y2। ये y1 और y2 भी मोल अंश दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं ये, मोल अंश। तो आप कहोगे अब कि मोल अंश तो हम अब तक x से दिखा रहे थे, अब y क्यों आ गया। समझते हैं इस चीज को। x1 और x2 हम अभी देख चुके हैं, x1 मोल अंश था और x2 भी मोल अंश था। x1 मोल अंश किसका था, पहले वाले अवयव का एक का, और x2 किसका मोल अंश था, दूसरे का। तो आप समझ लेना कि x जो होता है ये होता तो मोल अंश है, लेकिन कौन से, द्रव्य अवस्था में, ठीक है। x1 और x2 जो है वो मोल अंश तो हैं 1 और 2 वाले अवयव के, लेकिन कौन सी अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। अब आप जरा सोच के देखो कि जब 1 और 2 दोनों लिक्विड आपस में मिले हुए हैं, जब वो भाप में कन्वर्ट होंगे, जैसे ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है ना, इसमें आपका 1 वाला भी है 2 वाला, दोनों लिक्विड मिले हुए हैं, ऊपर से आपने से ढक रखा है। अब क्या हुआ, इनके भाप बनने लगे, भाप बनेंगे तो इनके वेपर्स, इनके जो वाष्प होंगे वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, लिक्विड भी होगा भाप भी होगा, दोनों चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि लिक्विड पूरा खत्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है।
एक साम्य अवस्था आ जाती है कि जितना लिक्विड अब वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प आपका लिक्विड में बदल जाएगा। उस अवस्था में यहाँ पर जो आपका वाष्प है और यहाँ पर क्या है आपका द्रव्य है, दोनों है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। यहाँ पर 1 और 2 में क्योंकि ये दोनों द्रव्य अवस्था में है तो यहाँ पे इनके जो मोल अंश होंगे इसमें, उसको तो आप x1 और x2 से दिखाओगे, ठीक है। लेकिन अब 1 और 2 ऊपर भी तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी अवस्था कौन सी है, वाष्प। जब यहाँ पर 1 और 2 उपस्थित हैं तो यहाँ पर भी इनके मोल अंश होंगे। नीचे ये द्रव अवस्था में है तो उसको आप x1 और x2 से दिखा रहे हो। ऊपर एक कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में, तो इनको हम किसी और तरीके से दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर जो इनका मोल अंश होगा कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में, उसको बच्चे हम y1 और y2 से दिखाएंगे। मतलब y1 क्या हो गया, मोल अंश किसका, 1 वाले का, कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में। तो ये मोल अंश होता है कौन सी अवस्था का, वाष्प अवस्था का, मतलब व्यापर में। कौन से फेज में, व्यापर में। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे, y1 निकालना हो या y2 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इसको निकालने के लिए P1 को P कुल से भाग कर दो। ऐसे ही y2 निकालना है तो आपको P2, बीच में वीडियो पॉज हो गई थी। तो y1 मैंने आपको बता दिया था कि y1 जो कि मोल अंश है वाष्प अवस्था में पहले वाले अवयव का, उसको निकालने के लिए उसका आंशिक दाब चाहिए P1 और P कुल टोटल विलयन का प्रेशर डिवाइड कर दोगे। ऐसी y2 दूसरे वाले अवयव का जो मोल अंश है वाष्प अवस्था में, उसको निकालने के लिए आपको ऊपर क्या लिखना होगा, उसका आंशिक दाब P2 डिवाइड फिर से वही करोगे आप P कुल से। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यह है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दोनों का फॉर्मूला आपको दिया है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 दोनों ही द्रव्य होते हैं, ठीक है। इनको हमने मिला दिया, मिलाने के बाद और ये भी दे रखा है कि इनका वाष्प दाब कितना होता है। ये प्योर वाला है, मतलब क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प दाब होता है वो होता है बच्चे 200 mmHg और डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब है 415 mmHg, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला क्या है, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। मान लीजिए एक बीकर में आपके पास 25.5 ग्राम लिक्विड की फॉर्म में क्या है, क्लोरोफॉर्म द्रव्य। एक में कौन सा द्रव्य है, क्लोरोफॉर्म, दूसरे वाले में आपके पास है 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। दोनों का आपने मिला दिया, एक विलयन तैयार हो गया। उस विलयन में अब उस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब, वो आपको बताना है 298 केल्विन पे। मतलब तापमान तो आपका कांस्टेंट ही रहता है, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब कुल वाष्प दाब निकालना है किसका, विलयन का। दूसरा क्या निकालना है, वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश। वाष्पीय प्रावस्था या अवस्था, उसमें प्रत्येक अवयव के मोल अंश निकालने हैं, मतलब y1 और y2 निकालना है। अब आपको पता है कि y1 और y2 आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास P2 P कुल हो, P1 P कुल हो। इसका मतलब पहला टॉपिक तो हमारा यही है। पूरे विलयन का हम क्या निकालते हैं, वाष्प दाब। तो आपको फॉर्मूला पता है, P टोटल या P कुल कैसे निकलेगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब आप क्या करो, यहाँ पे 1 की जगह आप क्लोरोफॉर्म लिख लो। हमें तो अवयव का नाम पता है ना, तो यहाँ पे भी मोल अंश मुझे किसका चाहिए, क्लोरोफॉर्म का। 2 की जगह पर आप डाइक्लोरोमीथेन लिख लो, CH2Cl2, तो मोल अंश भी उसी का चाहिए, CH2Cl2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिससे हम P टोटल या पूरे विलयन का, P टोटल का मतलब बच्चे ये है विलयन का, ठीक है, पूरे विलयन का वाष्प दाब P विलयन लिख लो आप। तो अब आपको P नॉट चाहिए क्लोरोफॉर्म का, P नॉट चाहिए किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, वो दे रखा आपको। लेकिन आपको मोल अंश तो निकालना ही होगा। तो चलते हैं अब मोल अंश निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली वाली लाइन में इसके लिए ये भी रफ कर देता हूँ। अब हमें पता है कि मोल अंश के लिए हमें पहले दोनों के मोल्स चाहिए, किसका, एक तो क्लोरोफॉर्म का और दूसरा किसके मोल्स चाहिए, डाइक्लोरोमीथेन के। फॉर्मूला हमें पता है मोल निकालने का, जिसका मोल निकालना होता है उसका दिया हुआ भार ऊपर लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान नीचे। तो दिया हुआ भार क्लोरोफॉर्म का कितना है, 25.5
और फॉर्मूले से आप इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। कार्बन का कितना होता है बच्चे 12, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 3 क्लोरीन है इंटू 3 कर दोगे तो आपका ये 119.5 ग्राम आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इससे, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया 119.5। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पूरा जब सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा हमारे हिसाब, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। 0.213 मोल, तो 0.213 मोल आ गए क्लोरोफॉर्म के। ऐसे ही हम डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे तो इसका दिया हुआ भार कितना बच्चे 40, और इसका जब फॉर्मूला लगाओगे कार्बन का 12 2 14 और 35.5 इंटू 2 71, तो इसका आ जाएगा बच्चे 85, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 40/85 तो ये आपका आ जाएगा 0.683। तो दोनों के मोल्स आ गए। अब हम मोलेंस निकालते हैं। हम मोलेंस पहले क्लोरोफॉर्म का निकाल लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का मोलेंस निकालना है तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स ऊपर लिखोगे आप, नीचे फिर से इसके मोल्स, और दूसरा इसका डाइक्लोरोमीथेन का। यही फॉर्मूला होता है मोलेंस निकालने का, जिसका मोलेंस निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर, नीचे दोनों के मोल्स। क्लोरोफॉर्म के बच्चे मोल्स कितने हैं 0.213, नीचे फिर से 0.213 और प्लस दूसरा वाला कितना है 0.683। इन दोनों को ऐड करोगे आप, एक मिनट, ये जो आपका डाइक्लोरोमीथेन इसका 0.47 आएगा बच्चे, कितना आएगा 0.47, इसे सही कर लो आप। इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, वो आएगा आपका 0.683, ठीक है। इन दोनों का सम है 0.683, और फिर जब आप इस पूरे को डिवाइड कर लोगे तो क्लोरोफॉर्म का मोल अंश आ जाएगा आपके पास 0.312, कितना आ जाएगा 0.312। क्लोरोफॉर्म का आ गया। अब किसका निकालना है डाइक्लोरोमीथेन का, तो उसका निकाल लेते हैं। आपको पता ही है कि जो मोल अंश का टोटल सम होता है वो 1 होता है। तो अगर मैंने एक का निकाल लिया तो दूसरे का निकालने के लिए मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस 0.312, तो डाइक्लोरोमीथेन का बच्चे आ जाएगा आपका मोल अंश निकल के 0.688, कितना आ जाएगा 0.688। तो अब आप देखो क्लोरोफॉर्म का आपने निकाल लिया फॉर्मूले का यूज करके, इसका निकालने के लिए आपने जो क्लोरोफॉर्म का निकल कर आया था उसको 1 में से माइनस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला अपने यूज कर लेते हैं। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऊपर हमने ये फॉर्मूला लिखे रखा है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो P0 है क्लोरोफॉर्म का, ये क्वेश्चन में दिया था 200, एक मिनट 200 है, हाँ क्लोरोफॉर्म का 200, और इसका मोल अंश कितना निकल कर आया है क्लोरोफॉर्म का पॉइंट, तो इसकी जगह पे 0.312 इस तरफ कर देता हूं, प्लस डाइक्लोरोमीथेन का जो वाष्प दाब दे रखा था प्योर अवस्था में वो था 415, और इसका जो मोल अंश है वो कितना निकल कर आया है 0.688 पी विलियम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों का आप जोड़ लोगे तो जो आपका आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको, वो आएगा बच्चे 347.9, कितना आएगा 347.9 mmHg। तो इस तरह से आपने पूरे विलयन का टोटल पी विलयन पी को लेके बात है वाष्प दाब निकाल लिया। अब एक तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वहां से देख लेते हैं क्या किया हमने। पहले मोल्स निकाला, मोल से मोल अंश निकाले, और उसके बाद हमने फॉर्मूला जो रॉल्स लॉ का था वो यूज कर लिया। सेकंड हमें क्या निकालना है, दोनों का वाष्प अवस्था में मोल अंश, ठीक है ना, ऐसे दिखाएंगे हम y से, y क्लोरोफॉर्म y डाइक्लोरोमीथेन। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये आपका पूरा किसके बराबर होगा p क्लोरोफॉर्म के, मतलब P1 के, और ये पूरा किसके बराबर होगा P डाइक्लोरोमीथेन के। तो आप इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा
वही तो पी क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए पी क्लोरोफॉर्म और नीचे पी कुल। पी कुल तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, ठीक है, 347.9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा जो, उसे यहाँ पे लिख लेना, इसे सॉल्व कर लेना। ऐसे ही डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प अवस्था में मोलेंस कितना होगा, तो इसके लिए PCH2Cl2 चाहिए जो कि इन दोनों का गुणनफल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और नीचे फिर से आपका पी कुल तो आपका वही है 347.9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा आप यहाँ पे लिख लेना, सॉल्व कर लेना। दोनों के मोल अंश आ जाएंगे कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में। थैंक यू।